प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया था, जिसमें हम आपको टू काइंड्स ऑफ सेंटेंस बता चुके हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साधारण वाक्यों को कैसे हल किया जाएगा और निगेटिव वाक्यों को कैसे हल किया जाएगा। आज उसी टेंस पे हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझाना चाहेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगर हमसे कोई पूछता है कि प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। Such sentences which put a question before us, ऐसे वाक्य जो हमारे सामने क्वेश्चन पुट अप करते हैं, is called इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चंस। तो इसमें आपको बताया गया था बेटा कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके दो पार्ट होते हैं। एक होता है यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जो दूसरा होता है वो होता है WH आंसर टाइप क्वेश्चंस। यानी ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जिनका उत्तर हम हाँ और ना में दे सके, उन्हें हम यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। और जिनका उत्तर हम हाँ ना में ना दे सके, उन्हें हम WH आंसर टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। जब हमारे वाक्य ऐसे हों जिनके प्रारंभ में क्या शब्द दिया हो, तो उनको हल करने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसके बाद सब्जेक्ट राइट करेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नॉट भी लिखेंगे। इसके बाद मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाएगा। इसको हम क्वाटेटिव मार्क भी कहते हैं। एज एग्जाम्पल उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया, क्या मालती प्रतिदिन नदी में तैरती है। तो ये जो क्या शब्द है, ये हमारे सामने एक प्रश्न क्रिएट कर रहा है, एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन वर्ड जो है ये वाक्य प्रारंभ है। तो ऐसी स्थिति में हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए वाक्य को सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य प्रारंभ में होते हैं, ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। सबसे पहले कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने देखा कर्ता हमारा मालती है, जो कि एक वचन का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी डज है।
इसके बाद स्ट्रक्चर में देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा मालती है, सब्जेक्ट राइट कर देंगे। और निगेटिव वर्ड, वाक्य में कोई नकारात्मक शब्द नहीं, छोड़ देंगे इसको। अब लिखना है मेन वर्ब और पहचान ही थी मुख्य क्रिया के अंत में ता रहती है, तो यहाँ पर मुख्य क्रिया है तैरना। तैरना होता है स्विमिंग। कहां तैर रही है? ऑब्जेक्ट देखेंगे नदी में, इन दी रिवर। और अदर वर्ड में प्रतिदिन आया, डेली राइट कर दिया जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बहुवचन की प्रयोग की जाएगी। इस तरीके से यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब देखते हैं WH आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे हल किए जाएंगे। तो ऐसे वाक्यों को हल करने का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ध्यान देंगे बेटा। सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट राइट कर देंगे। अगर निगेटिव होगा नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन वर्ड। इस तरीके से हम उन वाक्यों को हल करेंगे जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। जैसे देखते हैं बेटा, जैसे हमने लिख दिया वह यहां प्रतिदिन क्यों नहीं आता है। तो पहचान से तो हमें पता चल ही रहा है कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये जो मार्क लगा हुआ है इससे हमें संकेत मिल रहा है कि ये हमारा जो वाक्य है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब हमें देखना है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो कहां है। तो देखने से पता चला क्वेश्चन वर्ड क्यों है, जो कि वाक्य के बीच में। जब ऐसी स्थिति हो, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में दिया हो, तो उसको हल करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना होगा। यानी सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, और व्हाई मीन होता है क्यों। तो सबसे पहले व्हाई राइट कर देंगे। इसके बाद हमें सहायक क्रिया प्रयोग करनी है, और ये आती है कर्ता के अनुसार। हमने देखा कर्ता है वह, जो कि एक वचन है, इसलिए सहायक क्रिया भी हो जाएगी डज। सब्जेक्ट राइट कर देंगे ही। निगेटिव वर्ड नॉट, इसमें दिया हुआ है, नॉट लगा देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया लिखनी है। मुख्य क्रिया आना, कम, और कहां आते हैं? यहां, हियर। और अदर वर्ड में डेली आ जाएगा, और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हल करेंगे बेटा। कुछ वाक्य ऐसे समझ लेते हैं, कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर के चलते हैं और वाक्य में कभी अकेले नहीं आते। तो ध्यान देते हैं वो कौन से क्वेश्चन वर्ड होते हैं। पांच क्वेश्चन वर्ड पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 हु, which, whose, how many, how much। ये जो पांच क्वेश्चन वर्ड हैं, जब वाक्य में ये वर्ड दिए होते हैं तो वाक्य हल करने का रूप थोड़ा हटके हो जाता है। जो हु वाला वाक्य होता है उस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। अक्सर बच्चे जिस वाक्य में यह क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसको गलत कर देते हैं।
तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि हु वाले वाक्य कैसे सॉल्व किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा ध्यान दें, जैसे हमने लिख दिया उसे अब कौन बुलाता है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है कौन और ये वाक्य के बीच में है। तो कंडीशन हमारी थी जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में होगा तो ऐसे वाक्यों का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो हम क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू करेंगे। तो कौन किसके मीन होता है, भूमि होता है। अब यहां पर हमें ध्यान ये देना है बेटा कि जिस वाक्य में कौन शब्द दिया और उसमें कोई नकारात्मक शब्द न दिया हो तो ऐसे वाक्य साधारण वाक्यों की तरह बनाए जाते हैं। और यानी साधारण वाक्य हम कैसे बनाते थे, साधारण वाक्यों को हल करने में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते। अब थोड़ा सबसे प्रारंभ की कंडीशन में पहुंचते हैं। जब हमने साधारण वाक्य बनाना सीखा था तो कंडीशन ये थी कि साधारण वाक्य बनाने में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब वाक्य का कर्ता एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया में यस या यस लगाते हैं और बहुवचन होने पर मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाते। तो हु वाले वाक्यों में विशेष ध्यान हमें ये देना है, एक तो हमें सहायक क्रिया नहीं लगानी, यानी जब हम सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे तो हमें ये वाक्य साधारण वाक्यों की तरह हल करना है। और इसमें गलती ये कर देते हैं बच्चे कि जो उसे शब्द है इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। क्योंकि उसे शब्द है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वही है और वो एक वचन का सब्जेक्ट होता है, यानी ये हु शब्द ही हमारा प्रश्न खड़ा कर रहा है और यही वाक्य का कर्ता है और ये एक वचन है। और विशेष बात ये हो गई कि हु के साथ यदि नकारात्मक शब्द नहीं दिया हुआ है तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है, यही सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, एक वचन का है। तो यानी फिर हमें लिखना है वर्ब। तो वर्ब है बुलाना, बुलाना होता है काल में। अब चूंकि इसमें हमें सहायक क्रिया लगाना नहीं है, कर्ता भी हमारा एक वचन का है, तो इसलिए क्रिया में यस या यस सेट कर दिया जाएगा, हो जाएगा हु कॉल्स। अब लाइन ऑब्जेक्ट किसको बुलाया जा रहा है, उसे बुलाया जा रहा है, जो कि हो जाएगा हिम, अदर वर्ड में हो जाएगा नाउ और बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर ये वाक्य निगेटिव हो तो कैसे हल करेंगे, जैसे हमने लिख दिया आज तुम्हें अंग्रेजी किसने कौन नहीं पढ़ाता है, टेंस के अकॉर्डिंग में पहचान लेनी है। तो यहां पर ध्यान दिया बेटा और नकारात्मक शब्द आ गया और हमने बताया था जब नकारात्मक शब्द ना हो तो हु वाला वाक्य सिंपल बनता है, लेकिन जब निगेटिव हो तो फिर हमें सहायक क्रिया प्रयोग करनी होती है। और वाक्य में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है यही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर होता है। तो हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है और यही हमारा सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर एक वचन है। तो इस हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की ही आएगी, यानी डज हो जाएगा। निगेटिव वर्ड राइट कर देंगे नॉट हो जाएगा। अब जब हम सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेंगे तो फिर क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे, इसलिए क्रिया लाएंगे टीच, और जिसको आप लोग अक्सर कर्ता समझते हो वो होता है वाक्य का ऑब्जेक्ट, इसलिए क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। कौन पढ़ाया जा रहा है, यू, अदर वर्ड में टुडे हो जाएगा। तो अक्सर बच्चे ऐसे वाक्यों में गलतियां करते हैं, तो इसको आप सही से समझें और ये गलती नहीं दोहरानी है। अब बात आती है बेटा इन चार क्वेश्चन वर्ड्स,
ये वो प्रश्नवाचक शब्द हैं जो वाक्य में कभी अकेले नहीं आते, अपने साथ एक संबंधित नाउन लेकर के चलते हैं और जो कि वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। बाय एग्जांपल समझते हैं, जैसे हमने लिख दिया वह अब किसकी पुस्तक पढ़ता है। तो ध्यान देंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड है किसकी, और किसकी हुज मीन होता है, और किसकी का संबंध किससे है, पुस्तक। तो हुज वाक्य में कभी अकेला यूज नहीं होगा, अपने साथ संबंधित नाम लेकर के आएगा। तो किसकी का संबंध है पुस्तक से, इसलिए सबसे पहले ही लिख दिया जाएगा हुज बुक, जो संबंधित नाउन है और वो है वाक्य का ऑब्जेक्ट। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट पहले ही आ जाएगा, फिर कर्ता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। कर्ता वह है जो कि एक वचन का है, इसलिए हमारी सहायक क्रिया डल हो जाएगी। सब्जेक्ट लिखेंगे ही हो जाएगा, क्रिया लाएंगे रीड मीन पढ़ना, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पहले ही लिखा हुआ है। अब केवल हमें अदर वर्ड लिखना है नाउ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। विच को देख लेते हैं, विच मीन होता है कौन सा, कौन सी। जैसे हमने लिख दिया कौन सा लड़का तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है। तो कौन सा लड़का, कौन सा का संबंध लड़के से है, तो संबंधित नाउन साथ में रहेगा। ट्रांसलेशन होगा विच बॉय, बॉय एक वचन का है, इसलिए सहायक क्रिया हो जाएगी डज। क्रिया लाएंगे नेगेटिव वर्ड नॉट, मुख्य क्रिया आज्ञा मानना, ओबे ऑब्जेक्ट तुम्हारी अर्थात यू। विच बॉय डज नॉट ओबे यू, या हम ऐसे लिख दें आज वह कौन सी किताब पढ़ता है। ऊपर वाले वाक्य में ऐसा हो गया था बेटा, जो आपका लड़का था यही वाक्य का सब्जेक्ट था, लेकिन इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट है वह, किताब ऑब्जेक्ट है, और कौन सा विच मीन होता है, ये अपने साथ संबंधित नाउन लेकर के चलेगा। तो बनेगा विच बुक, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लाएंगे डज ही, मेन वर्ब रीड, अदर वर्ड में आज टुडे। तो ये जो चार क्वेश्चन वर्ड हैं ये कभी अपने अकेले नहीं होते हैं, अपने साथ संबंधित नाउन को लेकर के चलते हैं। हाउ मैनी कितना कितनी में प्रयोग होगा, हाउ मच का भी कितना कितनी में ही होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि जिस चीज को हम गिन सकें, काउंट कर सकें, उसके साथ हाउ मैनी आएगा, और जिस चीज को हम तौलें या मीजर करें, जिसकी माप करें, उसके साथ हाउ मच का प्रयोग करेंगे। मैनर सेम ही होगा जो विच और हुज के साथ है। तो इसका बेटा सही से आप अभ्यास करें।